Hello everyone, welcome back to the channel Mathsville and this is Surbi. First of all, happy Diwali to all of you. आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं गणपति जी महाराज से यही दुआ करूंगी आप सभी के सारे विघ्न हर ले और आप सब लोग बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो अपनी परीक्षाओं में। साथ ही मैं माँ लक्ष्मी से ये भी दुआ करूंगी कि आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अब चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। कल हमने बात की थी प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी कि समस्याएं, गणित शिक्षण में जो समस्याएं आती हैं उस बारे में। लेकिन ये प्रॉब्लम्स, ये समस्याएं हमें बताई किसने? क्या सब लोग एक दिन बैठे और उन्होंने ऑब्जर्व किया और लिख के दे दी? ऐसा तो है नहीं। ये जो समस्याएं हैं ये बताया हमें एनसीएफ 2005 में ही। इस फ्रेमवर्क में, इस रूपरेखा में ये समस्याएं भी गिवन है कि गणित शिक्षण में कौन सी समस्याएं आती हैं। अब ये जो एनसीएफ 2005 है, ये किसी एक बंदे ने तो बनाया नहीं है कि उसने अपनी समझ के अनुसार पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर दिया, हमें प्रॉब्लम्स बता दी, हमें कुछ सॉल्यूशंस बता दिए। ऐसा तो है नहीं। ये पूरा एक टेबल है विद्वानों का, ये पूरा एक ग्रुप है विद्वानों का, बुद्धिजीवियों का, जिन्होंने बरसों जो अपना वर्क किया है, जो अपना काम किया है, उस पर फोकस करते हुए ये करिकुलम तैयार किया, इन प्रॉब्लम्स को बताया और साथ ही इनसे निदान पाने के लिए कुछ सिफारिशें दी या कुछ रिकमेंडेशंस दी। कुछ रिकमेंडेशंस हमें दी, रिकमेंडेशंस यानी कि सिफारिशें। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनसीएफ 2005 द्वारा दी गई गणित शिक्षण की समस्याओं के समाधान हेतु सिफारिशें। ठीक है। तो अब कल हमने बात की थी कि हमें प्रॉब्लम्स हैं, तो इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम ही निकाल सकते हैं। तो पहले कौन सी प्रॉब्लम थी? आई होप आप सब लोगों ने रिवीजन किया होगा, क्योंकि आज का टॉपिक रिवीजन पर ही बेस्ड होगा। अगर आप सबको प्रॉब्लम्स ही नहीं पता तो आप कैसे निकाल पाओगे आंसर्स? तो हमारी प्रॉब्लम्स क्या थी? पहले हमारी प्रॉब्लम थी कि बच्चों में भय और असफलता का भाव रहता है। सॉरी, असफलता का भाव रहता है। ये क्यों होता है? पहला तो क्यूमुलेटिव नेचर है, संचयी प्रवृत्ति है गणित की। दूसरा कि सिंबॉलिक लैंग्वेजेस, यानी कि प्रतीकात्मक भाषा है मैथ्स में। तीसरा सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लड़का लड़की या फिर जाति पाति में भेदभाव, इस बारे में बात की थी। अब एक बात बताइए, हम इस क्यूमुलेटिव नेचर को तो बदल नहीं सकते, मैथ्स है, जैसा है वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम इसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। तो वो सिफारिशें हमें दे दी। सिंबॉलिक लैंग्वेज, अगेन वही, इसको बदल नहीं सकते लेकिन इसको थोड़ा समझने में आसानी कर सकते हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इस बारे में भी बात करेंगे। तो पहले अब हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव नेचर अगर है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। हमें गणित शिक्षण के दौरान, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हमें ये काम से, इस प्रोजेक्ट से इतना बड़ा लाभ हासिल करना है, या ऐसे होगा या वैसे होगा, या बहुत आसान है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो कुछ और रहती है हमेशा ही। तो ऐसे यहाँ पर है कि मैंने आपसे कहा था कि बेशक यहाँ पे हायर ऑब्जेक्टिव्स की बहुत बात की गई है, करिकुलम हमें फ्रेमवर्क कह रहा है कि हमें इस तरीके से पढ़ना है कि बच्चों को हमारे जो हायर ऑब्जेक्टिव्स है वो हम अटेन कर सके, वो हम अचीव कर सके, लेकिन प्राय हम लोग फिर भी नैरो ऑब्जेक्टिव्स पर ही रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात है कि वो कह रहे हैं नैरो से नैरो ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि संकीर्ण उद्देश्यों से उच्चतम हायर ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ना। अब इसको कैसे बढ़ा जाए? बहुत सारे नैरो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत सारे हायर ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनमें से हम किस वाले की बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि गणित की विषय वस्तु, यानी कि गणित के कंटेंट पे फोकस ना होकर हम लर्निंग एनवायरनमेंट का निर्माण करें। लर्निंग एनवायरनमेंट यानी कि अधिगम वातावरण, जिसमें बच्चा खुद सीख सके। अब ये तो उन्होंने कह दिया कि इसका निर्माण करो, पर कैसे करेंगे और विषय वस्तु से हटेंगे, अगर कंटेंट से हट जाएंगे
तो पढ़ाएंगे क्या, ये बात भी आ गई। तो इसमें एनसीएफ ने ही हमें बताया है कि हमें करना कैसे है क्या ये काम। तो उसमें एनसीएफ क्या कह रहा है, एनसीएफ ये कह रहा है कि इस लर्निंग एनवायरनमेंट को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको बच्चे को प्रोसीजरल नॉलेज यानी कि प्रक्रियात्मक प्रवाह, प्रोसीजरल फ्लुएंसी और यानी कि प्रक्रियात्मक प्रवाह या फिर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, संक्रियात्मक समझ, ये सब देनी है ताकि बच्चा अपने कंटेंट को खुद तैयार कर ले। अब मैं इसके एक एग्जांपल देती हूं। जैसे कि मैंने एक बच्चे से कहा, मैंने एक बच्चे को समझा दिया कि बेटा पेरीमीटर क्या होता है, इसका सम, इसका इन चारों साइड्स का सम, यानी कि कोई भी फिगर है उसके साइड्स जो हैं उनका अगर हम सम निकाल लेंगे, उनका अगर हम योग निकाल लेंगे तो वो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब इस परिमाप पे कैसे बच्चा काम करेगा, अब मैंने उसे एक रेक्टेंगल दे दिया और उससे कहा बेटा अब इसका परिमाप बता दो, तो बच्चा क्या करेगा, उसको दिख रहा है कि ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 1 है, वो फिर भी कैसे जोड़ेगा, 1 + 2 + 1 + 2, ऐसे ही करेगा ना। तो अगर अब मैंने उसको एक बार फ्लुएंसी दे दी, एक बार उसको प्रोसीजरल फ्लुएंसी दे दी, उसको समझा दिया कि कैसे करना है और बच्चे को यह आ गया, फिर अगर मैं इस 2 की जगह L, इसकी जगह B लिख दूंगी, लेंथ और ब्रेथ की अगर हम बात करेंगे, तो बच्चा खुद इस फॉर्मूले को डिराइव कर पाएगा। कैसे करेगा ना, B + L + B + L, तो 2B + 2L, इतना तो कर ही लेगा बच्चा। इसके आगे उसे बोर्ड मैथ्स की अगर थोड़ी बहुत समझ होगी तो वो 2 को कॉमन लेके इस फॉर्मूला को डिराइव भी कर लेगा। तो यही है प्रोसीजरल फ्लुएंसी और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक सेकेंड, यानी कि प्रक्रियात्मक प्रवाह कि मैंने उसे करना सिखा दिया बच्चे को, और साथ ही आपकी दूसरी बात हो जाएगी संक्रियात्मक समझ, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अब इसमें एक चीज और है, फैक्चुअल नॉलेज। ये फैक्चुअल नॉलेज भी देनी है। कैसे, अब अगर मैंने बच्चे को पेरीमीटर के बारे में सब कुछ समझा दिया, लेकिन अगर मैं उसको कहूं बेटा सर्कल का पेरीमीटर निकालो, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला वो डिराइव भी नहीं कर सकता। यहां तक कि आप इस एज में भी आज भी आप फॉर्मूला डिराइव करने की स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है, इसके ऊपर बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने बड़े बड़े कंसेप्ट लगाकर हमें एक फॉर्मूला दे दिया, 2πr। r का मतलब है इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो अब इस वाले फॉर्मूला को तो मुझे बच्चे को खुद ही बताना पड़ेगा। तो ये फैक्चुअल नॉलेज है, ये मुझे बच्चे को देनी पड़ेगी और बच्चे को इसे याद भी करना पड़ेगा। लेकिन ये याद कर लेगा, फिर भी उसको पता होगा कि किसका है फॉर्मूला, है पेरीमीटर का, परिमाप का, जिसे हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, है ना। तो यही बात है जिसे हम परिधि भी कहते हैं, परिमाप भी कहेंगे। ये है हमारी फैक्चुअल नॉलेज। तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को देना है कि वो इस कंटेंट को खुद ही समझ ले, बजाय कि हम उसे समझाएं, रटवाएं या उसको किसी तरीके से जबरदस्ती उसके साथ उसको एक रटने पर मजबूर कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या कहता है हमारा एनसीएफ इसी बात के लिए, इस उच्चतम मतलब नैरो से हायर ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या समाधान करना, लॉजिकली उसको सॉल्व करना चीज़ों को सिखाएं। इससे क्या होगा ना कि एक बच्चा है, अगर हम उसको सामने एक सिचुएशंस क्रिएट कर दे, सिचुएशंस अगर मैं एक बच्चे के आगे क्रिएट कर दूंगी और उससे कहूंगी अब आपको इसमें से निकलना है, तो वो बच्चा खुद जब अपने समझ दौड़ाएगा, जब वो अपने जो उसको पूर्व ज्ञान है, पूर्व अवधारणाएं हैं, यानी कि प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस कंसेप्ट्स जो उसके क्लियर है,
तो वो इस सिचुएशंस में जब यूज करेगा तो उसके आगे भी और कंसेप्ट्स डेवलप होते जाएंगे, उसकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो एक ये रीजन, एक इस तरीके से हम वातावरण को बना सकते हैं। तो ये हुई वातावरण की बात, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस वातावरण को बनाने का हमें एक फायदा और होता है कि इसमें ना बच्चे के अंदर, जैसे अगर उसने एक आधी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है, जिससे कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाता है, जिससे उसके अंदर सफलता का भाव पैदा हो जाता है, सफलता का भाव पैदा होता है। और ये असफलता के भाव को मिटा देता है। साथ में अगर असफलता का भाव पैदा हो रहा है, आपको भय क्यों लगता है, आपको किसी भी विषय से या किसी भी चीज से आपको भय क्यों लगता है, कि आपको लगता है शायद आप उसका सामना ना कर पाओ या आप उससे जीत ना पाओ। तो जब आप उससे जीत रहे हो, जब आप उसमें सफलता हासिल कर पा रहे हो, तो आपका भय भी चला जाएगा, आपका फियर भी चला जाएगा। तो यही रीजन है कि आपकी सिचुएशन बना देने से बच्चे के लिए, बच्चा जब उसको सॉल्व करने लगता है तो उसके लिए भय और उसकी असफलता का भाव चला जाता है और उसमें सफलता का भाव आता है। आप खुद देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस अगर मैं आपको दे दूं एक ही टॉपिक पर जो आपको मुश्किल लगते हैं, मैं शुरू के आपको 4 आसान दे दूं, तो आप 5वां अपने आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि 4 जो आसान थे वो आपसे इजीली सॉल्व हो गए, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो वही चीज यहां करनी है कि अब हमें थोड़े से बड़े लेवल पे ये काम करके दिखाना है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अब अगर हमने ये सब काम किया है तो हमारा जो करिकुलम है, जिसे हम कह रहे थे कि हमारा डिसअपॉइंटिंग करिकुलम है, नेक्स्ट हमारा क्या था, डिसअपॉइंटिंग, यानी कि निराशाजनक पाठ्यक्रम। निराशाजनक पाठ्यक्रम था हमारा। तो जब हमने अपने विषय वस्तु को इस तरीके का बना दिया कि बच्चों को रटना ही ना पड़े, बच्चे खुद समझ के सीखे, तो हमारी ये प्रॉब्लम भी खुद ब खुद सॉल्व हो गई कि नहीं? बिल्कुल हो गई। तो यही था कि जो हमने वातावरण बनाया, जो हम नैरो ऑब्जेक्टिव से हायर ऑब्जेक्टिव्स की तरफ गए, जो हमने बच्चों को सिर्फ 3 चीजें, प्रक्रियात्मक प्रवाह, कंसेप्चुअल संक्रियात्मक ज्ञान, और साथ ही आपके संक्रियात्मक समझ, और साथ ही आपको फैक्चुअल नॉलेज जो हमने बच्चों को दी, फैक्ट्स बेस्ड नॉलेज, उस वजह से हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। हमारा करिकुलम भी अपने आप इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि अब बच्चे खुद करके सीख रहे हैं तो उन्हें मजा आ रहा है। तो हमारी एक प्रॉब्लम और सॉल्व हो गई। अब इसके बाद हमने बात की थी कि हमारा जो असेसमेंट है वही फेलियर है, यानी कि जो हमारा असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसमें हम बच्चे का सिर्फ और सिर्फ रटने की प्रवृत्ति को ही तो जांच रहे हैं कि बच्चे को कितना रट के आया है, वो कितने वो फॉर्मूले याद करके आया है और वो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें इस असेसमेंट को भी चेंज करना है, हमें इस असेसमेंट के तरीके को भी चेंज करना है, मूल्यांकन का तरीका भी हमें चेंज करना है। और उसे चेंज करेंगे हम कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे कि बजाय कि हम बच्चे को सिर्फ एक पेपर दे दे कि जा बेटा इसे सॉल्व कर, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हम बच्चे के लिए टेस्ट इस तरीके से लेंगे कि उसका गणितीय ज्ञान टेस्ट ना हो, लेकिन उसकी गणितीय सोच टेस्ट हो। गणितीय सोच टेस्ट हो। हमें मैथमेटाइज थिंकिंग को टेस्ट करना है। वो आप कैसे करोगे? वेरियस एक्टिविटीज होती है, और बहुत सारे ऐसे, एक तो एक्टिविटीज होती है वेरियस, जैसे कि आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस या कुछ सिचुएशंस दोगे और आप उनसे कहोगे कि आप इसमें से कैसे बाहर निकलेंगे। तो बच्चे अपने अपने तरीके बताएंगे और आप उस पर जज करेंगे कि बच्चा कितनी तो लॉजिकल बात कर रहा है, कितनी मैथमेटाइज्ड बात कर रहा है ना। अगर वो ऐसी बात कर रहा है जिसमें एक उसको बहुत अच्छे तरीके से बता पा रहा है, तो उसकी असेसमेंट सही है, वरना उसको आप समझाएंगे कि ऐसे नहीं करना है ना। अब इसमें से जो आप इनमें तरीके बताएंगे बच्चों को कि मैथमेटाइज थिंकिंग उनकी डेवलप हो, वो कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले तो आप किस बारे में बात कर सकते हैं बच्चों से? एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन, यानी कि
सन्निकटन, एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन। सन्निकटन और अनुमान। अब ये क्या है? चलिए इसके बारे में मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। मुझे याद है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम एस्टिमेशन पढ़ा था तब मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में थी, 3री या 4थी कक्षा में थी जब हमें ये सन्निकटन पढ़ाया गया था। और तब उसमें वो क्या बात कर रहे थे कि अगर आपके पास यहाँ कहीं पे 46 लिखा है तो ये सन्निकटन एस्टिमेट होकर 50 बन जाएगा। और मुझे ऐसा लगता था कितना यूजलेस बात है, कितना यूजलेस टॉपिक है। हम ऐसा क्यों करेंगे कि अगर हमने 46 रुपए का सामान लिया है तो हम उस दुकानदार को 50 रुपए दे के आ जाएंगे। लगा था मुझे ऐसा भी लगा था कि अगर किसी दुकानदार से हमने 42 रुपए का सामान लिया है तो वो हमसे 40 रुपए लेकर क्यों छोड़ देगा? वो कहेगा भाई पूरे मेरे 42 रुपए दो। क्योंकि उस वक्त मेरी सोच उतनी ही डेवलप हुई थी कि मैं सिर्फ पैसों के बारे में ही सोच पा रही थी, क्योंकि टीचर ने एग्जाम्पल भी वैसे ही दिए थे, तो मेरी सोच वहीं तक रह गई। लेकिन अब जब हमने एक अच्छी जिंदगी जी ली है, हमने कम से कम अपने 20-25 साल जी लिए हैं, तब मुझे समझ में आ रहा है कि एक्चुअली ये जो एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन है ये हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। ये जो अप्रोक्सीमेशन है इसके बारे में भी मेरा ऐसे ही ख्याल था कि मैथ्स है, मैथ्स का क्या मतलब है, या तो कोई आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये कैसे हो सकता है कि इसके आसपास का कुछ लिख दो, कि अगर 10 आंसर है तो मैं इसको 11 लिख दूं या 9 लिख के आ जाऊं? कैसे लिख सकती हूं मैं? ऐसा मुझे लगता था। लेकिन अब जब समझ में आ रहा है तो आप ये देखो हमारी पूरी जिंदगी ही एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है। हम सुबह उठते हैं, उठते के साथ क्या एस्टिमेट करते हैं कि मैं उठा हूं, मेरे पास 2 घंटे हैं तैयार होने के लिए, तो 2 घंटे में मुझे आधा घंटा नहाने और ब्रश करने में लगेगा और उसके बाद आधा घंटा नाश्ता करने में, तो फिर भी 1 घंटा मेरे पास बाकी है। चलो आज इस 1 घंटे में मोबाइल पे गेम खेल लेते हैं या कुछ और काम कर लेते हैं। तो वो क्या है? ये हमारा एस्टिमेशन ही तो है। अप्रोक्सीमेशन, हम रास्ता नापते हैं कि यार 15 मिनट का रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा 17 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। चलो ट्रैफिक मिल जाए कहीं पे या कुछ और बात हो जाए तो 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ठीक है कि अप्रोक्सीमेट टाइम लेके चलते हैं कि चलो 20-25 मिनट लेके चलते हैं। तो ये क्या है? ये अप्रोक्सीमेशन है। घर में मेहमान आते हैं, आप सोचते हैं 4 लोग आ रहे हैं, 2 लीटर दूध काफी रहेगा। तो काफी रहेगा का क्या मतलब है? कि आपने अनुमान लगाया कि हाँ इतना आपका सामान पर्याप्त रहेगा, बच जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कम भी रह जाएगा तो भी संभाल लेंगे। तो ये सब क्या है? ये एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन है जो आप अपनी डेली लाइफ में हर वक्त हर मिनट यूज कर रहे हैं। इसी वजह से ये जो दो टॉपिक है ये हमें एक्चुअली जिंदगी की समझ देते हैं मैथ्स के थ्रू। तो आप अगर बच्चों को इन टॉपिक से रूबरू करवाते हैं उनकी लाइफ में तो एक बच्चों में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी जिसमें वो लॉजिकल थिंकिंग लेके आ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बच्चों को उनके असेसमेंट कर सकते हैं कि उनको कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए जाए जहां पे वो एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन को ढंग से यूज कर सके। उसके बाद एक और जो चीज है वो क्या है? ऑप्टिमाइजेशन, स्मृतिकरण, ऑप्टिमाइजेशन यानी कि स्मृतिकरण। अब ये क्या है? ऑप्टिमाइजेशन, इस स्मृतिकरण का क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूं। स्मृतिकरण क्या कहता है? स्मृतिकरण ये कहता है कि एक टॉपिक, एक कुछ भी आपके सिचुएशन है, जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है ना, तो अब इस दिवाली में क्या होने वाला है? जैसे कि आप लोगों ने सोचा कि आप लोगों के पास 4 तरीके के काम है। एक तो आपको घर में पेंट करवाना है, एक आपको पूरा फर्नीचर रिप्लेस करना है, और एक आपने सोचा कि इस बार कर्टेन्स यानी कि पर्दे भी बदल देते हैं। दिवाली है कल, तो आप सब लोगों ने ऐसा कुछ सोचा होगा कि ये सब चीजें हम कर लेते हैं।
अब आपने ये सोचा कि मेरा बजट जो है वो 1 लाख रुपए का है, ठीक है, जिसमें से पेंट वाला, तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप इन सब चीजों का कुछ अनुमान लगा लेंगे, एस्टिमेट कर लेंगे कि कौन सी चीज कितने की पड़ेगी। जैसे आपने सोचा फर्नीचर 20,000 का पड़ जाएगा, कर्टेन्स 5,000 के पड़ जाएंगे, ठीक है, तो 25,000 हो गए। अब यहाँ पे आप पेंट वाले के पास गए, उसने आपको आपने 3 कोटेशंस दी। ऐसा तो है नहीं, हम लोग कोई इतने अमीर तो है नहीं कि आपने चीज पे हाथ रखा बिना रेट टैग देखे और काम हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो हमारा क्या हिसाब रहता है कि हम जैसे अगर पेंट करवाना है तो हम 10 पेंट वालों के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भैया हमारा इतने एरिया का घर है, इतने दीवार, इतने कमरे हैं, तो आप कितने लेंगे आप पेंट करने के? तो एक बंदे ने बोला जी मैं 50,000 लूंगा, दूसरे ने बोला मैं 75 लूंगा, तीसरे ने बोला मैं 1 लाख ले लूंगा। अब जिस 50 वाले ने बोला, इसने बोला मैं 50 का मैं काम कर दूंगा लेकिन पेंट घटिया यूज करूंगा। 75 वाले ने बोला मैं पेंट ठीक ठाक यूज कर लूंगा जो आपका 5-6 साल चल जाएगा। और 1 लाख वाले ने बोला मैं पेंट बढ़िया यूज करूंगा, बहुत बढ़िया यूज करूंगा, ठीक है, लेकिन पैसे ज्यादा लूंगा। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो ये जो ऑप्शंस को जब आप नेगोशिएट करते हैं, जब आप अपनी चीजों को ध्यान से देखते हैं कि आपका कौन सा काम कितना बेटर तरीके से कम रुपयों में हो सकता है या कम से कम लागत में हो सकता है, तब उसे हम कह देते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि अब आपने सोचा कि यार 50,000 अगर मैं दे दूं और फिर मुझे अगले साल फिर पेंट करवाना पड़े तो 2 साल में तो मेरी 1 लाख बराबर हो जाएंगे। 75 की बात करी तो आपने सोचा 5-6 साल चल जाएगा, तो चलो 75 5 से 6 साल चल गया तो कम से कम इससे तो सस्ता ही पड़ा। और 1 लाख वाला कह रहा है कि आपका 10 साल चल जाएगा, लेकिन आपका तो बजट ही 1 लाख का है, बाकी फिर इन दोनों को कैंसिल करना पड़ेगा जो आप मूड में नहीं है। तो आपने 75 वाले को फाइनल कर दिया और यही है आपका ऑप्टिमाइजेशन, कि आपने जो आपका कम से कम लागत भी हो और आपके एक अच्छे आपको रिजल्ट्स भी दे, यही है ऑप्टिमाइजेशन। ऐसे आप फर्नीचर के लिए भी करेंगे कि 10 दुकानों पे जाएंगे, किसी ने 18,000 का कोटेशन दिया, किसी ने 15,000 का दे दिया, तो आप उसके वैल्यूज चेक कर लेंगे, आप उसका सामान की क्वालिटी चेक करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं जिसमें आप अपना 4-5 चीज़ों जैसे क्वालिटी, क्वांटिटी या और चीज़ें बाकी सब देखते हैं, तो उसी को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन। अब हमें बच्चों में ये 3 तरीके की करणों को हमें सामने बच्चों को विकसित करना है ताकि उनकी मैथमेटाइज सोच डेवलप हो जाए और हमें उनके बेस पे असेसमेंट करना है बच्चों का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी करे जा रहे हैं, या वही वाली बात कि अगर हम मछली से कहेंगे पेड़ पे चढ़ के दिखा और बंदर के साथ उसे कहेंगे कि रेस लगा के दिखा, तो ऑफ कोर्स सी बात है बंदर जीत जाएगा, होगा कि नहीं। तो यही रीजन है यहाँ पर भी कि हमें हर बच्चे का अलग से असेसमेंट करना है और प्रॉपर असेसमेंट करना है ताकि हम ऐसा ना करें कि कहीं बंदर और मछली को साथ में कंपेयर कर दे। और हमारे पेपर में तो वही होता है कि 100 बच्चे हैं, 100 का एक ही क्वेश्चन पेपर दे दिया। तो ये हमें ना करके हमें अपने असेसमेंट के तरीके सुधारने हैं। यही कह रहा है एनसीएफ 2005, यही उसकी रिकमेंडेशंस है। बच्चों में हम लोग विजुअलाइजेशन डेवलप करें, और विजुअलाइजेशन कैसे होगा? इन सारी एक्टिविटीज से। अब तीसरी बात आती है। तीसरी बात ये कह रहे हैं जो हमने आपसे कहा था कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है बच्चों के साथ। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अब ये किस किस बेस पे होता है? ये पहले तो होता है आपके जेंडर के बेस पे, लड़का और लड़की में भेदभाव। फिर दूसरा होता है आपके कास्ट के बेस पे कि अगर कोई बहुत अमीर है, गरीब है, या छोटी जात का है, बड़ी जाति, आई डोंट अंडरस्टैंड ये छोटी और बड़ी जात होती क्या है? होता तो इंसान ही है ना, उसके भी तो 2 आंख, 2 कान, 1 नाक है, वो भी तो खाना ही खा के जीवित है। तो एक कास्ट आ गया। अब तीसरा एक और आ जाता है आपका डिसेबिलिटी के ऊपर, जिसमें हम प्राय ये मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे कह देते हैं लड़कियों को कितना ही पढ़ने की जरूरत है, क्या ही जरूरत है उन्हें पढ़ाने की, या कितनी मैथ समझनी है, ऐसा तो है नहीं। सिमिलरली कास्ट, छोटी जाति वालों को क्यों पढ़ना है, इनको करना ही क्या है, काम तो इन्हें बर्तन ही मांजने। अरे क्यों, उन्हें मौका तो दो
क्या पता वो तुमसे बेहतर करके दिखाए। आप सुनेंगे, आप आज अपने आसपास जितने भी एग्जाम्पल्स देखते हैं उसमें क्या देखते हैं कि ऑटो रिक्शा वाले के बेटे ने यूपीएससी क्लियर किया, या किसी प्रेस वाले के बच्चे ने दिल्ली में टॉप किया, कहीं पे भी टॉप किया, स्टेट बोर्ड टॉप किया, अपने एरिया में टॉप किया। कितनी सारी चीजें देखते हैं। रिक्शा वाले के बेटे ने ये कर दिखाया, वो कर दिखाया, बच्चे ने, बेटी ने। अभी मेरे खुद के आसपास के एग्जाम्पल है कि हमारे घर के पास एक प्रेस वाला है, उसकी 2 बेटियां हैं, एक ने 10th में टॉप किया, एक ने 12th में टॉप किया। तो आप खुद बताइए कि इसमें लड़कियां भी आ गई, कास्ट भी आ गई, क्या है वो सिर्फ प्रेस वाले हैं? बेचारों को घर में जाके स्कूल से घर जाने के बाद अपने माँ बाप की हेल्प भी करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो टॉप कर रहे हैं क्योंकि वो हाईली मोटिवेटेड हैं, उन्हें अपने जीवन स्तर को सुधारना है। लेकिन हम लोगों में फिर भी मोटिवेशन थोड़ा कम ही रहता है कि हमें सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता है। तो वही तो है, लेकिन उन्हें मौका तो मिले। अगर आप उन्हें पढ़ने ही नहीं दोगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसी वजह से हर कास्ट को प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। फिर आ जाती है बात डिसेबिलिटी की। मतलब जैसे सपोज कीजिए कोई बेचारा, कोई बंदा किसी वजह से दिव्यांग है, यानी कि किसी के हाथ पैरों में कोई दिक्कत है, देखने सुनने में कोई प्रॉब्लम है। अगर हम उससे कहेंगे कि यार तुम पढ़ के करोगे ही क्या, तो ये कितना गलत होगा। क्या पता वो ही कल आपकी प्रेरणा का स्रोत बन जाए कि वो बहुत बेहतर करके दिखाए अपने जीवन में। और उसी वजह से हम लोगों को एक प्रॉपर उन सबको मौका देना है। अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही लड़कियों, लड़कों को भी दो ना। क्या पता वो छोटी जात का लड़का तुमसे बेहतर कर जाए, क्या पता कोई दिव्यांग लड़का हम सबसे आगे निकल जाए। कितने ही एग्जाम्पल्स है हमारी हिस्ट्री में। तो इस वजह से ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारा जो करिकुलम है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, यानी कि एक जैसा होना चाहिए हर किसी के लिए। अगर हम दिव्यांगों को पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए भी, अगर कोई गर्ल्स स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, तो उसमें भी वही करिकुलम चलना चाहिए। कोई छोटे जाति वालों के लिए या कुछ ऐसे, अगर जैसे मदरसे वगैरह हो जाते हैं तो उनमें भी बच्चों के, ना कि उनके ये आध्यात्मिक तरीके की पढ़ाई करवाने की बजाय उनका करिकुलम सेम रखना चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपका एनसीएफ बता रहा है कि ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि जो बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आती है टीचिंग में वो मैक्सिमम तरीके से दूर हो सके। ठीक है ना? तो यही था हमारे आज के सारे रिकमेंडेशंस। इन सबको आई होप आप सब लोगों ने एक अच्छे से नोट्स तैयार कर लिए होंगे। बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करके रखिएगा, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, क्योंकि जो आपके ये नोट्स हैं, आज के नोट्स आपको पेपर से 2 दिन पहले ये 2 महीने की क्लास का रिवीजन दे देंगे। आपके पास तब इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारी क्लासेस देखें या आप किसी तरह ढूंढे कि कौन सी क्लास में क्या हुआ था। ठीक है ना? तो इस वजह से आप अपने नोट्स को इतना अच्छे से तैयार रखिए कि हो सकता है इस बार आपका पेपर हो जाए तो आप किसी के काम ही आ जाए, आपके नोट्स आप किसी को दे ही दें। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, आप किसी और के नोट्स से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि नोट्स हमने अपनी भाषा में लिखे होते हैं और वो हमारी भाषा हमें ही पता होती है। लेकिन स्टिल आप पढ़कर तो पढ़ा पाएंगे। अब कल मैंने आपसे कहा था कि हम इन रिकमेंडेशंस पे बात करेंगे और साथ ही कुछ छोटे छोटे नॉर्मल आपके डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आज आप लोगों को ये सब कराने का एक और मेरा रीजन है कि आपकी कल दिवाली की और परसों गोवर्धन पूजा, इन दोनों दिन छुट्टी रहेगी। गोवर्धन पूजा की छुट्टी इसलिए रहेगी कि आप लोग दिवाली से थके होंगे, फिर आप लोगों का क्लास देखने का मन तो करेगा नहीं, तो इसीलिए 2 दिन आप अपना कल दिवाली मनाइए, परसों थकान उतारिए। हाँ, भाई दूज वाले दिन क्लास होगी, चाहे आप सुबह त्योहार मना के शाम को क्लास देखें, चाहे आप शाम को त्योहार मनाए सुबह क्लास देखें, लेकिन क्योंकि एग्जाम सर पर है आप लोगों को अपनी ढील नहीं छोड़नी है। और जो आपके 2 दिन मिलेंगे इसमें भी आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप अपने प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको रिवाइज कर ले, जिनकी कोई क्लास मिस हुई है तो उसे भी वो कंप्लीट कर ले। तो अब इन परिभाषाओं पे आ जाते हैं। पहले तो इसमें हम 2-4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी। 2-4 चीज़ें हैं। एक तो पहले है ऑडिटरी और विजुअल मेमोरी। क्या है? ऑडिटरी एंड विजुअल मेमोरी। ऑडिटरी एंड विजुअल मेमोरी।
अब इसका क्या मतलब है ऑडिटरी और विजुअल मेमोरी का? ऑडिटरी का मतलब है श्रवण। कभी कभी मुझे लगता है मेरी हिंदी कुछ ज्यादा ही वीक है। श्रवण स्मृति। और विजुअल मेमोरी का मतलब है दृश्यात्मक स्मृति। दृश्यात्मक स्मृति, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये अलग पेज पे बना लीजिए और ये इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर या तो क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं कि ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ऑडिटरी मेमोरी का, विजुअल मेमोरी का। तब आपको अगर ये नहीं पता होगा तो आपको नहीं पता होगा फिर, तो इसलिए ध्यान दीजिए। श्रवण स्मृति, इसका क्या मतलब है? नाम से क्लियर है कि सुनने के, जो आपके सुनने के बाद जो आप याद रख पाते हैं। जो अभी मैं आपके सामने खड़ी हूं और मैंने आपको 10 एग्जाम्पल दिए, सब कुछ तो बोर्ड पे नहीं लिखा, सिर्फ मैंने बोला और आपने सुना, तो ये है आपकी श्रवण स्मृति, कि मैंने आपको कुछ बोला, आपने सुना और यहाँ पे बिठा लिया, ये श्रवण स्मृति हो गई। इसके बाद है दृश्यात्मक स्मृति, यानी कि देखा। आप स्कूल्स में जैसे आपको टीचर ने दिखाया ये कौन है, तो कौन आपको टीचर ने यहाँ बना के दिखाया, ये कौन है? शंकु है, कौन बना के दिखाया, तो ये आपने देखा और देखकर जो याद किया उसे हम कहेंगे दृश्यात्मक स्मृति, यानी कि विजुअल मेमोरी। यही है आपकी विजुअल मेमोरी। ओके, अब इसके बाद हम 2-4 चीजें और जिस बारे में जान लेते हैं। समझ में आ गया, लिख सकते हैं बस सुनने के बाद जो याद किया, देखने के बाद। ये सुनने में कैसे कैसे एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे कि लेक्चर दिया जो मैंने अभी आपको दिया, आपको कोई गाना या कोई संगीत सुनाया या किसी तरीके का कुछ भी सुनाया, उस बात, सुनाने का मतलब एक और होता है डांटना, वो नहीं, सुनने के बाद जो आपने याद किया, ठीक है, लेक्चर मेथड जो टीचर यूजुअली यूज करते हैं क्लास में। दृश्यात्मक स्मृति, जैसे कि आपने पीपीटीज देखी, चार्ट्स देखे, आपने बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस देखी, तो इस बारे में बात की है दृश्यात्मक स्मृति में। आपने पिक्चर्स देखी या आपको प्रॉपर, आपको एक प्रोजेक्ट, आपको पूरा का पूरा एक मॉडल दिखाया गया, वो चीजें हैं दृश्यात्मक स्मृति में। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद आ जाती हैं आपकी कुछ और चीजें, जैसे कि विकृतियां, सीखने संबंधी विकृतियां। कुछ और डेफिनेशंस हैं। मैथ से रिलेटेड जो आपकी डिसेबिलिटीज होती हैं उस बारे में भी जान लीजिए, और इस बारे में बहुत दफा क्वेश्चंस आ चुके हैं। जैसे कि पहला, डिसकैलकुलियम, इसका क्या मतलब है? डिसकैलकुलियम, मैंने आपको बताया था थोड़ी सी हिंदी में दिक्कत है। तो डिसकैलकुलिया, अब इसका क्या मतलब है? देखो, डिस जहां भी आ जाता है ना, डिस, वो डिसेबिलिटी को दर्शाता है, ये याद करने का तरीका है, ऐसा नहीं है। ठीक है, डिस का मतलब हो गया डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी का मतलब हो गया कि जिस करने में, जो काम करने में आप असमर्थता, डिसेबिलिटी का मतलब होता है असमर्थता। जब कुछ भी करने में आप असमर्थता हो, जब आपके कुछ भी करने में आप असमर्थ हो, तब वहां पे आ जाती है डिसेबिलिटी। और डिसकैलकुलिया का क्या मतलब है? ये नाम से ही है, नाम से ही समझ में आएगा कि कैलकुलेट ना कर पाने की डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी ऑफ कैलकुलेशंस। ठीक है ना, इसको कहेंगे हम कि गणना करने की असमर्थता। गणना करने की असमर्थता। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा है डिस्ग्राफिया। कुछ टॉपिक्स ऐसे, कुछ वर्ड्स ऐसे भी है जो आपने बाकी सीडीपी में भी पढ़े होंगे। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, इसका भी वही, डिस का मतलब डिसेबिलिटी, और ग्राफिया, ये ग्राफिया जो है ये स्टैंड करता है लिखने की क्षमता पे।
जब आप कुछ बनाएं या कुछ लिखें तब आ जाता है ये आपका डिस्ग्राफिया, कि आप कुछ बना नहीं पा रहे हैं, कुछ भी आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया डिसेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग समथिंग या राइटिंग, ठीक है। तो ये आ गया डिस्ग्राफिया। अब इसके बाद आ जाता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये हो गया लिखने में असमर्थता, लिख लीजिए आप इसको, फिर भी लिखने में असमर्थता यानी कि डिसेबिलिटी ऑफ राइटिंग। डिसलेक्सिया, लेक्सिया अगेन लेंस, इसको याद करने के तरीके भी बताऊंगी, जैसे कैलकुलिया कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट मतलब गणना करना, तो ये ऐसे याद हो जाएगा। डिस का बता दिया मैंने आपको, डिसेबिलिटी। डिसग्राफिया, ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं, तो इससे आप ड्रॉ करते हैं यानी कि लिखते हैं, तो लिखने की असमर्थता। डिसलेक्सिया, इसको कैसे याद करेंगे, इसका मतलब होता है पढ़ने की असमर्थता, पढ़ने की असमर्थता। और इसमें लेक्सिया को कैसे याद करेंगे, लेंस, लेंस से याद कर लो कि चश्मे में लेंस होते हैं और चश्मा किस लिए यूज होता है, पढ़ने के लिए। तो पढ़ने की असमर्थता हो गई। और उसके बाद हो गई डिस्प्रेक्सिया। उसके बाद चौथा हो गया डिस्प्रेक्सिया। इसका क्या मतलब है डिस्प्रेक्सिया का, कि आप भाषा बोलने में असमर्थ है, कोई भाषा बोलने में असमर्थ है, तो भाषा बोलने की असमर्थता। ओके, तो ये आपके चार, तो आपकी ये डिसेबिलिटीज हो गई। यहां पे क्या था, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया। प्रेक्सिया, ठीक है, स्पेलिंग्स आप थोड़ा और चेक कर सकते हैं, वैसे मेरे हिसाब से सही है। सो डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया, साथ में आपकी ऑडिटरी और विजुअल मेमोरी। ये आपको 6 टर्म्स मैंने बता दी, ये सबको आप नोट डाउन कर लेंगे और याद करके रखेंगे। आई होप आप सब लोग इन दिवाली की 2 दिनों की छुट्टियों में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें और सारे अपने क्वेश्चंस, सारे अपने टॉपिक्स को फिर से एक बार रिवाइज कर ले, ताकि आप लोगों को तीसरी बार जब आप रिवाइज करेंगे पेपर से पहले, तो आपकी एक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी हो, आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से मजबूत हो चुके हो। यही आशा है मेरी कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पेपर दें और बहुत अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन एंड वंस अगेन मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे सेशंस लेके आती हूँ, तो मैं आपसे बदले में बस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर चाहती हूँ। दैट इज माई मोटिवेशन। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिन्हें जरूरत है, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए और मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।